वेलकम बैक दोस्तों, मैं इनके विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे यूपी पुलिस 2024 का जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसका एग्जाम भी जल्द ही होने वाला है। तो दोस्तों, उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लिया है। वो भी दोस्तों हमने आरबीडी यानी कि खान सर की बुक से क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो हमने आज का पेपर लिया है 28 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लिया है। टोटल दोस्तों यूपी पुलिस में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से दोस्तों ये जो वीडियो हमारी होगी ये 75 क्वेश्चन की वीडियो होगी। और इस वीडियो में दोस्तों जो भी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड और हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप का चैनल और टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों इसमें नीचे लिंक दे दिया गया है, तो वहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और अपने किसी प्रकार का राय या सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से आपको बेनिफिट इस बात का होगा, इन सारे क्वेश्चन का दोस्तों आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें वहां पे उन क्वेश्चनों को भेज करके उसका डाउट या डप्ट भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, ये हमारा सबसे पहले सामान्य ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन दोस्तों उस समय पूछा गया था कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी डाट डाट द्वारा की जाएगी। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपको बता दूं कि मतलब इसमें कहने का मतलब ये था इस क्वेश्चन का कि वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो वो देश दोस्तों हमारा था चीन, हमारा है जो इसकी मेजबानी करेगा। 2022 में करना था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम ये आ गई दोस्तों। चीन में जब ये होना था 2022 में, उसमें कोविड-19 का प्रकोप चल रहा था, तो इस वजह से इस खेल को डिले कर दिया गया था। तो फिर इस खेल को 1 साल के लिए डिले किया गया और 2023 में, अभी प्रीवियस ईयर जो 2023 हमारा गुजरा है हाल ही में, उसमें इस खेल को आयोजन वहीं चीन में ही करवाया गया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये प्रत्येक यानी जो एशियाई खेल होता है ये प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। कब होता है दोस्तों? प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। और 2022 में इसकी मेजबानी कौन करने के लिए था दोस्तों? चीन करेगा। और चीन लेकिन 2022 में मेजबानी नहीं कर पाया कोविड के चलते। और दोस्तों इसको 1 साल के लिए डिले किया गया और इसका फिर आयोजन 2023 में चीन ने किया। और दोस्तों और एक चीज आपको इसमें बता दूं कि ये मतलब दोस्तों हुआ क्या, इसको 1 साल के लिए स्थगित किया गया था। और इसमें चलिए कुछ पॉइंट मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों पहला पॉइंट अगर हम लिखें तो ये प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। अब दोस्तों ये हो गया, 2022 में इसकी मेजबानी चीन करेगा। एशियाई खेलों का यह कौन सा संस्करण था? यह 19वां संस्करण था। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो ये हम लिख दें यहां पे एशियाई खेलों का यह 19वां संस्करण था। 19वां संस्करण था दोस्तों, ठीक है। कौन सा संस्करण था ये पूछा जाएगा कभी कभी कि ये एशियाई खेलों का 2022 में होना था या 23 में हुआ, तो ये 19वां संस्करण था। और दोस्तों और एक चीज बता दूं कि अब चीन के बाद जो अगला होना है दोस्तों वो 2026 में होना है। अगला यानी 20वां संस्करण कब होगा दोस्तों? यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20वां संस्करण 2026 में कौन करेगा दोस्तों? जापान करेगा। कौन करेगा दोस्तों? जापान करेगा। ये बात थी। तो दोस्तों ये इसकी कुछ खास बातें थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अभी फिलहाल इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। और दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल बिपिन रावत, जनरल शंकर राय चौधरी, जनरल विक्रम सिंह, जनरल विजय कुमार सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जो कब 31 दिसंबर
2016 को पदभार संभाला था। दोस्तों उस समय पे जो पदभार संभाला था 2016 का पूछा गया था, तो 2016 में तब कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। लेकिन अब इस समय पे दोस्तों 31 दिसंबर 2016 को पदभार जनरल बिपिन रावत ने संभाले थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? अगर वर्तमान की बात कही जाए, अब हम 2023 में हैं, तो वर्तमान की अगर बात कहता है दोस्तों, तो वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? वो है मनोज पांडे हैं। कौन है दोस्तों? यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे ये क्या है? वर्तमान के हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे के बाद दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों हमारा दिया गया है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? दोस्तों ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन हमारा कहां आयोजित हुआ था? दोस्तों सिंगापुर में आयोजित हुआ था। अब सिंगापुर के दोस्तों सनटेक सिंगापुर के कन्वेंशन सेंटर में 13 से 15 नवंबर 2018 को आयोजित किया गया था। ये कौन सा संस्करण था दोस्तों? उस समय 33वां संस्करण था। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों तीसरे के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है। ये हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, पित्ताशय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अग्नाशय। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा 4 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो ये मतलब इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है। क्या होता है दोस्तों? इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जिसे मानव शरीर का अग्नाशय पैदा करता है, जो मानव शरीर में अग्नाशय पैदा करता है, और यह ग्लूकोज को अवशोषित करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब फिर से एक बार, इंसुलिन एक हार्मोन्स है जिसे मानव शरीर का अग्नाशय उत्पन्न होता है या पैदा करता है, और यह ग्लूकोज को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो ये हो गया मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है दोस्तों? कौन हो जाएगा? अग्नाशय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन जो हमारा इसका राइट हो जाएगा, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 5 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 के बाद दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन, और छठा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन की, क्लोरीन की, सोडियम की, कैल्शियम की। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है दोस्तों? 4 ऑप्शन में से एक हमारा ऑप्शन राइट होगा। वो हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है दोस्तों? तो वो हो जाएगा हमारा क्लोरीन हो जाएगा। 6 का अगर देखा जाए तो यहाँ भी हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया सबसे छोटी, मतलब परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो अगर हम देखें सबसे छोटी यानी कि सबसे कम किसकी होगी? क्लोरीन की होगी। अगर यहाँ पे हम लिखें दोस्तों सबसे यहाँ पे सबसे कम पूछा या सबसे छोटी पूछा, कम कहे या फिर दोस्तों क्या कहे? छोटी कहे, तो ये किसकी हो जाएगी दोस्तों? क्लोरीन की। किसकी हो जाएगी? क्लोरीन की। अगर इसी जगह पे क्वेश्चन ऐसा कह देता कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है या ज्यादा होती है, ऐसा कह देता दोस्तों, तो सबसे बड़ी या ज्यादा कहेगा तो क्या हो जाता? ब्रोमीन हो जाता। यहाँ पे सबसे कम, तो यहाँ पे ज्यादा हम लिख लेते हैं, ज्यादा। छोटी को इस जगह पे लिख देते हैं बड़ी। छोटी का है या फिर दोस्तों मतलब बड़ी का है या फिर ज्यादा का है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ब्रोमीन। कब का है? जब दोस्तों सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी का है, तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है तो क्लोरीन की होती है। तो यहाँ पे 6 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्शन देखेंगे 6 के बाद दोस्तों 7वां नंबर, और 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है CH3 COO CH2 CH3 ... का सूत्र है।
ब्यूटानोइक अम्ल का है, मिथाइल इथेनोट का है, एथिल एथेनोट का है, प्रोपेनोइक अम्ल का है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं एथिल एथेनोट, यानी कि 7 का देखा जाएगा तो सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 के बाद दोस्तों हम लोग 8 नंबर देखेंगे, और 8 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया है द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। एनीमिनोमीटर, वेवामीटर और यूडियोमीटर, अब पिक्नोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिक्नोमीटर, यानी कि 8 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 का डी क्या हुआ हमारा दोस्तों यहाँ पे पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर दोस्तों यहाँ पे क्या है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए हम पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे मान लीजिए एमिनोमीटर दे रखा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पृथ्वी के तल पर पवन का वेग मापने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे पृथ्वी तल पर ये दोस्तों क्या है हमारा, पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापने के लिए, यानी कि पवन का वेग मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अब वेवामीटर दोस्तों जो लिखा है मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए, अगर इसको देखें हम तो यहाँ पे हम लिख दिया मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए करते हैं। अब अगर एक चीज और यहां पर चाहे यूडियोमीटर, अगर इसका प्रयोग देखें तो गैस मिश्रण आयतन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, यहां पे दोस्तों हम लिखे दे रहे हैं गैस मिश्रण आयतन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन द्रव के घनत्व को मापने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। एमिनोमीटर आ जाए तो पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापने के लिए करते हैं। अगर वेवामीटर आ जाए तो मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए करते हैं। अगर यूडियोमीटर आ जाए तो गैस मिश्रण के आयतन के में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार और किस शहर में स्थित है। दोस्तों आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो हो जाएगा, ये हमारा लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है, तो वो लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ, हमारे यूपी के लखनऊ शहर में हुआ था। ये हमारा लखनऊ शहर कहाँ है, यूपी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन गया दोस्तों, 9 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ, बिल्कुल राइट हो गया। 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी पुलिस का ही पेपर है और यूपी पुलिस का ही मुख्यालय पूछा गया है। ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया बरेली है, प्रयागराज है, नोएडा है, मेरठ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई हमारा एक जो राइट होगा उसका देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हमारा प्रयागराज में स्थित है। कहाँ दोस्तों, हमारा प्रयागराज में स्थित है। लेकिन अब दोस्तों इसमें एक बात ये आती है, उस समय पे यहाँ पे लखनऊ ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। लेकिन अब क्या है, प्रयागराज से इसको हटा दिया गया है। अब आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। प्रयागराज में क्या हुआ था, मतलब दोस्तों इसमें प्रयागराज पहले से उत्तर प्रदेश का मुख्यालय था, लेकिन 2019 में क्या किया गया, सन 2019 में इसका मुख्यालय राज्य की राजधानी यानी कि यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, वहां पे इसको स्थानांतरित कर दिया गया। अब इसका मुख्यालय दोस्तों 2019 में स्थानांतरित करके कहां बना दिया गया है, लखनऊ बना दिया गया है। तो अब जैसे ऑप्शन में कहीं दोस्तों अगर आ जाए तो वहां पे प्रयागराज और लखनऊ ऑप्शन दिया हो तो आप प्रयागराज को टिक ना करके क्या किसका टिक करेंगे दोस्तों, लखनऊ को टिक करेंगे, क्योंकि अब इसका
प्रयागराज से यूपी पुलिस का मुख्यालय स्थानांतरित करके कहां कर दिया गया है? लखनऊ में कर दिया गया है। कब किया गया है दोस्तों? 2019 में किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो 10वां क्वेश्चन हमारा क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? अस्तित्व का मतलब यह हुआ कि उत्तराखंड दोस्तों किस वर्ष इसका मतलब स्थापना हुई, ये कह सकते हैं आप। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सन 2000 में, 1991 में, 2016 में, 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था दोस्तों, वो हमारा सन 2000 में अस्तित्व में आया था। तो 11 का ए के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर और क्लियर डेट पूछे तो इसका क्लियर डेट हो जाएगा 9 नवंबर दोस्तों। कितना हो जाएगा? 9 नवंबर सन 2000, ये हो जाएगा इसका मेन मुख्य पूरी डेट है, 9 नवंबर 2000। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 11 के बाद दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन। और 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि बरसाना होली ... के साथ खेली जाती है। दोस्तों बरसाना होली करा किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ खेली जाती है, दूध के साथ खेली जाती है, कि पत्थर के साथ खेली जाती है, कि डंडे के साथ खेली जाती है? तो बरसाना होली दोस्तों हमारा डंडे के साथ खेली जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि डंडे। ये दोस्तों बरसाना होली ध्यान रखना डंडे के साथ खेली जाती है, न टमाटर के साथ खेली जाती है, ना ही दूध के साथ, ना ही पत्थर के साथ, बल्कि किसके साथ खेली जाती है? डंडे के साथ खेली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 के बाद दोस्तों हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? कांपिल मेला दोस्तों किस समुदाय से जुड़ा है? यहाँ पे ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैन और सिख, ईसाई, बौद्ध, यानी कि किस समुदाय से जुड़ा है? जैन समुदाय या सिख समुदाय या ईसाई समुदाय या बौद्ध समुदाय से, यानी कि किससे जुड़ा है? कौन सा मेला यहाँ पे दोस्तों कहा गया है? उत्तर प्रदेश में एक मेला होता है कांपिल मेला, तो ये हमको बताना है किससे जुड़ा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा जैन धर्म या जैन समुदाय से हमारा जुड़ा है। 13 नंबर का ए ऑप्शन, यानी कि जैन धर्म कहो या दोस्तों समुदाय कह दें आप, बात वही है। तो जैन समुदाय हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 13 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। कहा गया ... भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्राज्ञ है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में नंबर 1 में दिया गया सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्राज्ञ हैं। दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? 14 का सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा 14 का सी। कौन सा दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज क्या है हमारे मतलब पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के ही एक शास्त्रज्ञ हैं। 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर देखेंगे। और 15 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। अब दोस्तों जो भी यूपी पुलिस की जो विभाग है इसका जो चयन प्रक्रिया कराएगा यूपी पुलिस का विभाग, जो इसकी चयन प्रक्रिया होगी, तो कह रहा है इनमें से चयन प्रक्रिया कुछ शामिल है और एक कौन सा ऐसा है जो ये चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। वो है दोस्तों शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण भी शामिल है, शैक्षिक योग्यता भी शामिल है, आयु की पात्रता भी शामिल है, लेकिन ये भाषा परीक्षण नहीं शामिल है। इसने पूछा क्या? चरणों में एक नहीं है, नहीं है कहा दोस्तों, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? भाषा परीक्षण, यानी कि 15 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 15 के बाद दोस्तों हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। और 16 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये दिया गया है, कहा गया कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो अब दोस्तों यहाँ पे पौराणिक कथा है एक, उसमें किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों का बलिदान दिया था, यानी कि 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। अब वो कौन से भगवान थे दोस्तों? भगवान विष्णु थे, भगवान ब्रह्मा थे, भगवान शिव थे,
या देवी काली थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे भगवान ब्रह्मा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी कि 16 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारा राइट बन जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि दशाश्वमेध यज्ञ ये जो घाट कहाँ पे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी पर दशाश्वमेध घाट स्थित है। कहाँ है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगर हम इधर लिखें ये हमारा उत्तर प्रदेश के यहाँ वाराणसी, वाराणसी घाट पे ये स्थित है दोस्तों। कहाँ पे, वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर ये स्थित है। वाराणसी में कहाँ है ये दोस्तों, गंगा नदी के घाट पर, गंगा नदी यहाँ पे घाट पर कहाँ है ये, दशाश्वमेध घाट यज्ञ या घाट ये जो बोला जाता है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 16 के बाद 17 नंबर, और 17 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पे। कहा है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, यानी कि भारत में अपने जो बहादुरी का इनाम दिया जाता है दोस्तों, उसमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अशोक चक्र दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है, कीर्ति चक्र दिया जाता है, वीर चक्र दिया जाता है। तो 17 का दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाएगा परमवीर चक्र दिया जाता है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा 17 का यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। यानी कि भारत देश में अपने बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार किसको माना जाता है दोस्तों, परमवीर चक्र को माना जाता है। परमवीर चक्र की शुरुआत दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, यानी कि अगर इसका हम देखें, इसकी परमवीर चक्र की परमवीर चक्र की शुरुआत दोस्तों, शुरुआत कब हुई थी? परमवीर चक्र की शुरुआत दोस्तों हुई थी हमारा 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये पुरस्कार दोस्तों अदम्य साहस अथवा जांबाजी अथवा बहादुरी के लिए और सेना में जान न्यौछावर करने वालों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये बात आपको कंफर्म हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ था, आगे डॉट डॉट द्वारा लिखी गई एक किताब है। मुल्क राज आनंद की है, एडवर्ड गार्नर फास्टर की है, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल की है, इस्माइल मर्चेंट की है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डॉट डॉट द्वारा लिखी गई एक किताब है। मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मार्गन फास्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, इस्माइल मर्चेंट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी 18 का हमारा देखा जाए तो डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया के पुस्तक के जो लेखक हैं इस्माइल मर्चेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 के बाद दोस्तों 19 नंबर, और 19 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये सभी को पता है, विश्व पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा अगर देखा जाए तो ये 19 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ, बिल्कुल राइट हो गया। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए ये जो 22 अप्रैल दिया गया है, तो इस 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है यहाँ पे दोस्तों, हमारा विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। अगर बात की जाए ये 8 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, 8 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, मातृ दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों, 8 मई को। ठीक दोस्तों, ये 8 मई की बात हो गई। 5 जून को आप जान ही चुके हैं कि यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है 11 जून। ये 11 जून को क्या मनाया जाता है? 11 जून को विश्व जिन दिवस मनाया जाता है। क्या? जिन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया विश्व जिन दिवस, यानी कि ये मनाया जाता है विश्व जिन दिवस। तो ये सारे दिवस आपको कंफर्म हो गए, इसमें जो भी दिए थे मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? रोजर बेकन ने, सर फ्रैंक हिंटल ने,
जेम्स वाट ने, लुई एडिसन वाटरमैन ने। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? रोजर बेकन ने, सर फ्रैंक हिंटल ने, जेम्स वाट ने, लुईस एडिसन वाटरमैन ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 का हो जाएगा बी, यानी कि सर फ्रैंक हिंटल ने, यानी कि जेट इंजन का आविष्कार दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर यहाँ पे भाप इंजन कहता तो जेम्स वाट होता, लेकिन यहाँ पे कहा है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो सर फ्रैंक हिंटनल ने किया था, यानी कि 20 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जेट इंजन का प्रयोग दोस्तों आधुनिक विमान में किया जाने लगा है। अब जो जेट इंजन का प्रयोग इस समय पे किया जाता है आधुनिक विमानों में किया जाता है। ये रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा जेट इंजन है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो ये रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए पॉइंट मैं लिखे दे रहा हूं दोस्तों, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट के सिद्धांत पर जेट इंजन, यहां पे दोस्तों जेट इंजन कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करेगा? रॉकेट के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। यह हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर नहीं है, फेसबुक नहीं है, वीवो नहीं है, क्योरा नहीं है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आप लोग सब लोग आजकल मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल की दुनिया में अगर देखेंगे इसमें पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो अगर देखेंगे ट्विटर भी एक आपका क्या है, सोशल मीडिया नेटवर्क है, फेसबुक भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, वीवो भी क्या है, एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, और क्योरा जो है ये नहीं है आपका, इसका नाम आपने नहीं सुना होगा। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे दोस्तों, हमारा 21 का डी नंबर के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि क्योरा दोस्तों ये हमारा जो है ये नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 21 के बाद दोस्तों हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? केरल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। कह रहा कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसमें बहुत क्षेत्रों में वन है, यानी कि जंगल है, वन है। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा वर्ष 2021 की गणना के अनुसार ये राज्य हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अब ये कौन सा है, यानी कि हमारा 22 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर्ष 2021 की गणना के अनुसार है। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं वर्ष 2021 के गणना अनुसार कौन सा राज्य है, वो राज्य है हमारा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 नंबर पे आ जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि डॉट 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 फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। डॉलर है, पाउंड है, रियाल है, यूरो है। फिनलैंड की मुद्रा पूछी गई, जैसे अपने भारत देश में मुद्रा कौन सी है, रुपया है, और ऐसे ही फिनलैंड का पूछा गया है। तो फिनलैंड की जो दोस्तों मुद्रा हो जाएगी वो दोस्तों हमारी हो जाएगी यूरो। क्या हो जाएगी दोस्तों, यूरो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 23 का यहाँ पे डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा, यूरो। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं कि यूरोप जो है महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। यानी कि अब इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो हमारा 23 का ये हमारा 23 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनलैंड की शासकीय मुद्रा पूछा था, तो बस आप लोग इतना ध्यान रखिए कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 23 के बाद दोस्तों 24 है। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप जान लीजिए। कहा गया कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है, ये बात हमको बतानी है। तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा रेड क्लिफ रेखा, यानी कि भारत पाकिस्तान, ये हमारा क्या है दोस्तों,
इसमें भारत और पाकिस्तान की सीमा आती है। भारत पाकिस्तान, ये भारत पाकिस्तान हो जाएगा। अब अगर बात करें दोस्तों, हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का हमारा बी के साथ राइट हो जाएगा। अगर मैकमोहन रेखा की बात करें दोस्तों, इसकी बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारा भारत चीन आता है दोस्तों। क्या आता है इसमें, भारत और चीन आता है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, भारत और चीन आएगा। अगर डूरंड रेखा की बात करें दोस्तों, डूरंड रेखा, इसमें भारत और अफगानिस्तान आएगा। क्या आएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे, भारत और अफगानिस्तान आएगा, अफगानिस्तान। दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, या अक्सर बहुत सारी जगह पूछा जा चुका है। अब मेडिसन लाइन अगर पूछा जाए तो मेडिसन लाइन उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में आता है दोस्तों। ये मेडिसन लाइन, ये उत्तरी अमेरिका और किसके बीच, कनाडा के बीच आता है, ठीक है। तो यहां मैंने लगभग सभी बता दिया दोस्तों। अगर बात आती है यहाँ पे भारत और पाकिस्तान की बात कही गई तो रेडक्लिफ रेखा यानी कि 24 का अगर हम देखें तो यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच आती है। डूरंड रेखा की बात कही जाए कभी तो भारत और पाकिस्तान के बीच आता है। और मैकमोहन रेखा की बात की जाए दोस्तों, भारत और चीन के बीच आता है। और मेडिसिन लाइन की अगर बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया। तो दोस्तों ये जो हमारा प्योंगयांग की किस देश की राजधानी है दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा उत्तर कोरिया। किसकी हो जाएगी दोस्तों, उत्तर कोरिया की हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, उत्तर, ये मतलब उत्तर कोरिया की राजधानी है ये हमारा यहाँ पे, हाँ उत्तर कोरिया तो ऑलरेडी लिखा ही है, इसको छोड़िएगा, ये हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप कहिएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 25 का हमारा दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, राइट करेंगे। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, उत्तर कोरिया की है। अगर मैं थोड़ा सा जो ये करने जा रहा है दोस्तों, तो मैं बताने जा रहा हूँ इनके लिए बता दूं थोड़ा सा आपको। जैसे ये मालदीव है, तो मालदीव दोस्तों हमारा, इसकी मालदीव किस देश की, मतलब से प्योंगयांग किस देश की राजधानी बताया गया है, उत्तर कोरिया की। दूसरी प्रकार मालदीव हमारा, मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे मालदीव की हमारी हो जाएगी यहाँ पे माले हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले हो जाएगी। अब मंगोलिया की बात अगर की जाए तो मंगोलिया की उलन बटोर हो जाएगी। ये ध्यान रखना, उलन बटोर ये हो जाएगा। अब अगर उसकी उसी पर बात की जाए, मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया में हो जाएगा दोस्तों कुआलालंपुर। यहाँ पे कोलामपुर, ऐसे कुलामपुर ऐसा पढ़ा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो गया। और ये प्योंगयांग किसकी हो जाएगी, उत्तर कोरिया की हो जाएगी। तो ये लोग, ये बातें आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। चलिए आगे देखेंगे 25 के बाद दोस्तों हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है। न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना, अटलांटा। दोस्तों कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है, ये बात कहा गया है। तो दोस्तों न्यूयॉर्क नहीं है, मिनेसोटा नहीं है, लुइजियाना नहीं है, अटलांटा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, अटलांटा नहीं है। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, अटलांटा। अटलांटा कहाँ का है दोस्तों इसका नहीं है पूछा, इसलिए हमने नहीं वाला बताया है, अटलांटा नहीं है। अगर बात की जाए अटलांटा कहाँ की राजधानी है, जो जॉर्जिया राज्य की राजधानी है। ये जो अटलांटा है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखूं, अटलांटा, यहाँ पे अटलांटा मैंने लिख दिया। अटलांटा जो हमारा हो जाएगा, ये जॉर्जिया राज्य की राजधानी है। जॉर्जिया राज्य की राजधानी है। कौन दोस्तों, अटलांटा हमारा जॉर्जिया राज्य की राजधानी है। अब बाकी जो ये हैं सब, ये जो है संयुक्त अमेरिका यानी कि यूएसए की राज्य हैं, ठीक है। यूएसए की अगर राजधानी की बात की जाए, अब अगर देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, यूएसए यानी कि यूएसए का मतलब दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यूएसए की अगर हम राजधानी की बात करें, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। वाशिंगटन डीसी ये होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों,
26 के बाद दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी यानी कि महल। ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार से लिखा है, ये महल है लिखा है। चाहे इस प्रकार आप लिखेंगे तो भी ठीक है, या महल आप इस प्रकार लिख देंगे तो भी ठीक है। महल, महल में दोस्तों हा में हलंत लगेगा, ये इसमें हलंत नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, इसको आप हटा दीजिए, ऐसे महल लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों, महल बोलते हैं। ना तो तमिल बोलेंगे, ना तो बंगाली बोलेंगे, ना तो हिंदी बोलेंगे, और दोस्तों लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा महल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखा जाएगा तो 27 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कहा गया कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ये हिस्ट्री से कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे, राजा राम, संभाजी, साहू, बाजीराव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम। इनका जन्म दोस्तों सोपराबाई से हुआ। राजा राम इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और अगर इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म सोपराबाई से हुआ था, यानी कि 28 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राजा राम। राजा राम, ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 के बाद 29 नंबर, और 29 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि डाट 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 उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। अब पुलिकली है, राउत नाच है, डालू कुनीता है, घुमरा है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन नृत्य दोस्तों कौन सा है, 29 नंबर का अगर हम देखें तो घुमरा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 29 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, घुमरा। घुमुरा, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, रा है ये, ठीक, घुमरा। 29 का डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट बनेगा। और आगे हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह डाट डाट तक कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 2018 का केंद्रीय बजट पेश हुआ था उसमें राष्ट्रपति का वेतन हर महीने कितना कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया 1.5 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 5 लाख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन हर महीने 5 लाख कर दिया गया है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें मैं अगर आपको बताऊं तो वो बात आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं। राष्ट्रपति का वेतन अगर आपको तो यहाँ से पता हो ही गया कितना है दोस्तों, 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट नंबर अगर 1 हम लिखें, यहाँ पे राष्ट्रपति का वेतन कितना, राष्ट्रपति का वेतन यहाँ पे प्रति माह की बात की गई है, प्रति माह की बात की गई, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 लाख, ठीक है, 5 लाख हो गया। अब अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए, पॉइंट नंबर 2 आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति की, ये 2018 का जो केंद्रीय बजट हुआ था उसी में ये बदलाव हुए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं। उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति का वेतन जो हुआ है, उपराष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना कर दिया गया है, ये दोस्तों 4 लाख कर दिया गया है। कितना दोस्तों, 4 लाख। तीसरा पॉइंट पे अगर आप आएंगे तो राज्यपाल का वेतन कितना है, यहाँ पे राज्यपाल, हमने यहाँ पे राज्यपाल लिख दिया। राज्यपाल का वेतन प्रतिमाह दोस्तों कितना है, राज्यपाल का वेतन प्रतिमाह 3.5 लाख है। कितना दोस्तों, 3.5 लाख है। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात अगर की जाए दोस्तों, उसका प्रतिमाह कितना वेतन है, 2.8 लाख, 2.8 लाख दोस्तों, यानी कि 2.80 लाख, ठीक है, 2,80,000।
अब अगर अन्य न्यायाधीश की बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की अगर बात की जाए तो इनका वेतन है दोस्तों कितना, अन्य न्यायाधीशों का 2.50 लाख, यानी कि 2.5 लाख कहेंगे तो 2,50,000। अब अगर बात कही जाए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे हमारा था उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात अगर की जाए तो इनका भी वेतन कितना होता है 2.5 लाख, यानी कि 50 लाख कहें या 5 लाख कहें, बात वही है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसी में अन्य न्यायाधीश की बात करें, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की बात अगर की जाए तो इनका वेतन होता है 2.25 लाख, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति की बात कही गई थी, तो राष्ट्रपति का वेतन होता है हमारा कौन सा, 30 का डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन, यानी कि 5 लाख रुपया प्रति माह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो दोस्तों 4 लाख रुपया महीने, राज्यपाल की बात की जाए तो 3.5 लाख रुपया महीना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो 2.8 लाख रुपया, और उसी प्रकार दोस्तों अगर हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो 2.5 लाख, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 2.5 लाख, और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2.25 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों। यहाँ पे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में ... और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 31 का यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे 31 के बाद हमारा, यानी कि क्वेश्चन में ये कहा गया था भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, इसके फिलीपींस के बाद, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 31 बार दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ... महिलाएं शामिल थी। यानी कि अब इसमें ये बात कही गई है कि जब भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था और उसको जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्य जो थे उनके हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर जब किए गए थे तो उस समय पे कितनी महिलाएं मतलब उपस्थित थी। तो महिलाओं की संख्या हमको बतानी है, 30 महिलाएं थी, 20 महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, या फिर दोस्तों 25 महिलाएं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 महिलाएं थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 32 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 महिलाएं थी जिस पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ... ने की। यानी कि काकोरी रेलकांड का जो लूटपाट मामला हुआ था उसकी कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, और उनके साथ एक लोग और कोई थे जो कि उन्होंने भी साथ में इसका वर्णन किया था। तो वो व्यक्ति हैं दोस्तों, आपको बता दूं, अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 33 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए कि यह घटना कब हुई थी, तो मैं लिखे दे रहा हूं कि यह घटना जब हुई थी दोस्तों, तो यह घटना 9 अगस्त 1925 में हुई थी। 9 अगस्त 1925 में यह घटना हुई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 33 का यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि बगरू ... में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है।
अब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, असम और केरल। तो बगरू जो है, जो दोस्तों राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, यानी कि 34 का अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बगरू प्रिंट को अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला है, यानी कि अगस्त, ये जो बगरू जो प्रिंट आउट है इसको अगस्त 2023 में क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। किसको मिला है दोस्तों, बगरू, 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 बगरू को अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला है दोस्तों, ये आप भी जान लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। आगे देखेंगे 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात ... प्रतिशत है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 35 का यहाँ पे सी के साथ, यानी कि 4% क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि हवा महल 1799 में ईस्वी में महाराजा ... द्वारा बनवाया गया था। कहा गया कि हवा महल जो था 1799 ईस्वी में कौन से महाराजा के द्वारा बनवाया गया था, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, राय बुलर भट्टी के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, रानी पद्मिनी के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का हमारा सी के साथ, यानी कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। कौन दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 36 के बाद दोस्तों 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे। स्पेन के थे दोस्तों, पुर्तगाल के थे, ब्राजील के थे, या फिर दोस्तों मैक्सिको के थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी कि 37 का बी, यानी कि पुर्तगाल के थे। 37 का बी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो दोस्तों पुर्तगाल के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अगर बात कर दी जाए दोस्तों, यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यहाँ पे चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात कर दी जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 के बाद 38 नंबर, और 38 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और ... के बीच खेला गया एक T20 मैच था। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि लखनऊ शहर में एक क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया गया, उसका नाम है इकाना क्रिकेट स्टेडियम। लखनऊ का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका इकाना क्रिकेट स्टेडियम नाम है। कहा गया कि उसका जब उद्घाटन किया गया था तो उसमें भारत के साथ कौन सी देश की टीम पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच उस मैदान पे खेला गया था, वो भी T20 मैच था। T20 मैच का किस इंडिया के विरुद्ध कौन सी टीम खेली थी, तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो टीम हमारी वेस्ट इंडीज थी, यानी कि 38 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ से हमारा हिंदी स्टार्ट होती है, और हिंदी हमारा दोस्तों 114 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चनों को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, और इसके बीच में जो दोस्तों हमारा मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे बचे हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा 114 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा यह गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। क्या कहा दोस्तों, नहीं है। किसके द्वारा, मीराबाई द्वारा। दोस्तों मीराबाई द्वारा राग गोविंद रची गई है, गीत गोविंद भी मीराबाई द्वारा रचित है, राग सोरठा के पद भी मीराबाई द्वारा रचित है, लेकिन ये जो वैदेही वनवास लिखा है
कहा है कि मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? वैदेही वनवास नहीं है। अब इसके रचयिता दोस्तों कौन है वैदेही वनवास के? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका पूरा नाम ये है दोस्तों। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 114 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 114 के बाद दोस्तों हम लोग 115 नंबर, और 115 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिम तरंगिणी के लिए, समर्पण के लिए, युग चरण के लिए, या फिर दोस्तों माता के लिए? तो दोस्तों आपको बता दूं कि माखनलाल चतुर्वेदी जो हमारे थे उनको कौन सी रचना के साहित्य के अकादमी के लिए पुरस्कार दिया गया था? तो हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? वो सन हम आपको बता दें कि 1955 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 115 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हुआ है? राइट हुआ है। और आगे देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे अब एक पैसेज दिया गया है, कहा गया कि नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न 116 से प्रश्न 120 तक दिए गए हैं, और इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो थोड़ा सा एक बार हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं दोस्तों इस पैसेज को, फिर इनके हम क्वेश्चन बारी बारी से देते चले जाएंगे। कहा गया है कि पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्र मुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। अब अगला पैसेज में दिया गया है, मतलब अगला पैराग्राफ में कहा गया कि जहां मंदिर में उठती स्वर लहरियां परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है, और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों को ज्यों त्यों हम पार करते हैं। आश्चर्यों के कई वर्ग सामने में खुलते चले जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद डॉक्टर बोगल ने इसे अचंभा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा है कि उसे एक से एक बड़ा कला प्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। अब अगला पैराग्राफ दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं कली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरी भारत में फैली। इन कलाप्रिय नरेशों में राजश्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे कहा है पहला, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है इससे रिलेटेड, कहा है चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन कैसा मेल है? मन को हरने वाला, दर्द देने वाला, नापसंद आने वाला, ठीक ठाक। तो यहाँ पे दोस्तों कहा है मन को हरने वाला, दर्द देने वाला तो है ही नहीं, ठीक ठाक भी नहीं, नापसंद आने वाला। तो मन को हरने वाला अभी आपने पढ़ा है। यहाँ पे धर्म, पर्यटन और मनोहरी मेल है। चंबा के लोग अलमस्त फक्कर तबीयत चंबा की पहाड़ियों को ज्यों करते पार करते हैं। आश्चर्य की वर्ग समझते समझ में अपने दिल झलक दिखते हैं। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद अचंभा कहा होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये चीज यहाँ पे लिखा, लोग यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कुछ सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, बार बार यहाँ दस्तक देती है। तो यहाँ की मन को हरने वाला दृश्य होगा, इसलिए यहाँ पे 116 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसी में 117 नंबर ये दिया गया है। कहा गया कि डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
कहा है कि वहां से आने के बाद, अनुभव के बाद, किसी के सुनने के बाद, देखने के बाद। वहां से आने के बाद तो अचंभा नहीं देखे, अनुभव किए होंगे उसके बाद उन्होंने अचंभा कहा होगा। यहाँ पे कहीं लिखा भी है दोस्तों, अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के लिए अचंभा शब्द एक अभी हमने कहीं पढ़ा है। चंबा के यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर यही होगा कि ये अचंभा, डॉक्टर गोगल ने इसे अचंभा कहा होगा। मतलब कब कहा होगा? चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही, मतलब अनुभव करने के बाद ही इन्होंने क्या कहा होगा? मतलब उनको अचंभा कहा होगा, यानी कि अनुभव करने के बाद। तो 117 के यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपके इसी पैसेज में छिपे हैं, बस थोड़ा सा आपको गहराई से पढ़ करके ध्यान से समझना होगा, फिर उसके सही जवाब देने होंगे। फिर यहाँ पे कहा है चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण, परिस्थिति के कारण। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्यों कहा गया है? राजा के कारण। देखिए यहाँ पे कहा भी गया, मन कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। और यहाँ पे ये कहा गया धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। यहाँ पे ये हमारा यहाँ क्या है? चंबा के सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? राजा के कारण। यानी कि 118 का देखा जाए तो ए का हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 118 के बाद दोस्तों 119 नंबर, और 119 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है कि चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? सिलाई, खेती, कलम शैली, बागवानी। तो दोस्तों चंबा की किस शैली ने पहचान बनाई है? वो दोस्तों कलम शैली हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यही इस क्वेश्चन का, यानी कि 119 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये दिया है लास्ट पैसेज में, अगर कहीं नहीं मिला हो, चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है, तो इसी पैसेज में ही ये सबसे छिपा हुआ है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। अब दोस्तों वशीकृत जो शब्द है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? ख्याति होगा, मंत्र मुग्ध होगा, उल्लेखनीय होगा, सैलानियों होगा। तो 120 का दोस्तों हमारा होगा मंत्र मुग्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 120, यानी कि वशीकृत का ही समानार्थी शब्द मंत्र मुग्ध है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 120 के बाद दोस्तों 121 नंबर, और 121 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ये एक पैसेज दिया गया है, एक लाइन दी गई है, इसको पढ़ना है और अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है उसी का सही मतलब वो बताना है कि कौन सा अलंकार है। कहा गया कि भिखारिन को देखत पट देत बार बार। अब दोस्तों ये कौन सा यहाँ पे अलंकार है? श्लेष अलंकार है, अतिसंयोग अलंकार है, रूपक अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि ये श्लेष अलंकार है हमारा, यानी कि 121 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 121 के बाद दोस्तों 122 नंबर, और 122 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद को सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। विस्मय बोधि, विस्मयादि बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव, और समुच्चय बोधक अवयव, क्रिया विशेषण अवयव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रेखांकित, यानी लेकिन जो शब्द है, यानी एक बताया उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो 122 का हो जाएगा दोस्तों ये समुच्चय बोधक अवयव, यानी कि 122 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं समुच्चय बोधक होते क्या है? जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे दोस्तों यदि शब्द आ जाए, तो शब्द आ जाए, क्योंकि, ताकि, की, यद्यपि, तथापि, लेकिन, ऐसे शब्द अगर आते हैं बीच में तो वो हमारे क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। यानी कि 122 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 122 के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा 123 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बाएं
बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय के बाईं और बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है। कुल मिलाकर के दोस्तों इसमें हमको ये बताना है कि ये जो वाक्य दिया गया है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसका कहा गया कि शुद्ध यानी करें, मतलब चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, यानी कि ये जो अशुद्ध दिख रहा है इसका शुद्धता पूरा दिखाई दे। तो दोस्तों ये हो जाएगा विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय के की बाईं और बड़ा सा मैदान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 123 का यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 123 के बाद दोस्तों 124 नंबर, और 124 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, मात्रिक छंद। तो इन 4 में से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सममात्रिक छंद, यानी कि 124 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद के सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सममात्रिक छंद कहा जाता है। अगला देखेंगे 125 नंबर, और 125 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को सही अर्थ वाला विकल्प है। अब दोस्तों ये मुहावरा हमारा दिया, घाट घाट का पानी पीना। अब दोस्तों प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। राइट आंसर दोस्तों बहुत अनुभवी होना, यानी कि घाट घाट का पानी पीने का मतलब बहुत ज्यादा घूम टहल करके उस अनुभव प्राप्त कर लेना, यानी कि 125 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 126 नंबर। 126 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थित रहती है। दोस्तों जहां क्या कहा गया है, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थित होती है, वो दोस्तों करुण रस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 126 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा 127 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, ये दोस्तों हमारा भाववाच्य बताया गया है, राधा स्कूटी चला रही है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई। अब दोस्तों यहाँ पे जो 4 ये ऑप्शन है 127 नंबर का ए, यानी राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राधा स्कूटी चला रही है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये हमारा इस क्वेश्चन का सीधा सही और भाववाच्य बनेगा, यानी कि 127 का यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला हम देखेंगे 128 नंबर। 128 नंबर क्वेश्चन में ये बताया गया है, कहा गया है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। अब पद्मश्री, अब दोस्तों यही जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है इसको ही उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। श्रीमती श्यामा चोना, अब इसमें से और किसी में तो उद्धरण चिन्ह ये तो होता है, इसमें बोधक चिन्ह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो उद्धरण चिन्ह यानी इसी को बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों, ये जो लगे हैं ठीक इन्हीं को बोला जाता है। तो 128 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 128 के बाद दोस्तों हमारा 129 नंबर, और 129 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दोस्तों चक्रधर, चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके। घर में है दोस्तों गलत है, चक्र है अधर में दोस्तों गलत है, चक्र है धर में जिसके गलत है, चक्र धारण किया है जिसने यानी कि अर्थात विष्णु जी, यानी कि 129 का हमारा यहाँ पे सी, यानी कौन सा समास होगा, ये बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास। इसमें केवल ये बताना था दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। सही समास वाला विकल्प हमारा चक्र धारण किया है जिसने,
129 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 130 नंबर, और 130 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, भ्रमणीय, तपस्वी, निशाचर, अजर। तो रात में घूमने वाला दोस्तों क्या होता है, निशाचर होता है। 130 का हमारा दोस्तों सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बनेगा। दोस्तों ये हमारा क्या है, अनेक मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द आप कह लीजिए, उन्हीं से हमको बता, रात में घूमने वाला क्या होता है दोस्तों, निशाचर कहा जाता है। तो 130 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 131 नंबर, और 131 नंबर क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे ये दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। मुद्रा, मुद्रा का जो और दूसरा रूप है, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, मुद्रा के और कौन कौन से रूप होते हैं। तो दोस्तों इसका आपको बता दो, मुद्रा हमारा रूप होता है, यानी कि 131 का अगर देखें तो हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मुद्रा का हम और भी जाने, यहाँ पे कहा ना कि अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, मुद्रा को हम दोस्तों रूप बोलते हैं, रूप हो गया। दूसरा हम धन बोलते हैं। तीसरा दोस्तों हम सिक्का भी कह सकते हैं। चौथा दोस्तों अगर हम देखें आकृति भी कह सकते हैं, और अगला अगर कहें तो मुहर भी कह सकते हैं, और आगे अगर हम जाएं तो इसको क्या कह सकते हैं, सिक्का हो गया, धन हो गया, रूप हो गया, मुहर हो गया आदि। हम ऐसे इसके मुद्रा के रूप बता सकते हैं, अनेकार्थी शब्द में इसके मुद्रा के अनेक अनेक ये रूप है, ठीक है। तो यानी कि रूप हमारा इस जगह पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 131 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगला देखेंगे 132 नंबर, और 132 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। इसमें सही कर्ता कारक को पहचानने के लिए कहा है। अब वाक्य हमारा दिया गया, रोहन ने हॉकी खेली। क्या किया दोस्तों, रोहन ने हॉकी खेली। तो अब रोहन ने हॉकी खेली, इसमें जो सही कर्ता हो जाएगा ना, कहा सही कर्ता कारक को पहचानिए। सही कर्ता कारक यहाँ पे ने शब्द है। क्या है दोस्तों, ने शब्द, ने कर्ता कारक चिन्ह है, ठीक है। ये जो ने शब्द है, ने हमारा दिया गया बी पे, तो 132 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ने। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 132 के बाद दोस्तों हम लोग 133 नंबर। दोस्तों यहाँ पे हम 33 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यानी 133, यहाँ पे कहा गया नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है, जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिसे काम हो, जिसका काम हो। कर्ता का कार्य क्या होता है दोस्तों, जो कार्य करे वही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। यानी कि 133 का देखा जाए तो हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 133 बाद दोस्तों 134 नंबर, और 134 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, यानी कि सामान्य वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, सामान्य भविष्य काल है, भूतकाल है। आज वर्षा होगी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य काल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 134 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 135 नंबर, और 135 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। अब दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। तो 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा सीता वीणा बजा रही है, यानी कि सकर्मक क्रिया क्या होता है, सीता वीणा बजा रही है। इसका राइट आंसर सकर्मक क्रिया में हमारा ये हो जाएगा। राइट आंसर हमारा दोस्तों यानी कि 135 का डी बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 135 के बाद दोस्तों 136 नंबर, और 136 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सम्राज्ञी। अब दोस्तों पुल्लिंग, ये तो स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग सम्राज्ञी का पुल्लिंग बनाएंगे, यानी कि दोस्तों सम्राट हो जाएगा। सम्राट पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो सम्राज्ञी हो जाएगा, यानी कि 136 का हमारा यहाँ पे
सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 137 नंबर, और 137 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। दोस्तों ये चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, चिड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चिड़िया, यानी कि 137 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 137 के बाद दोस्तों हमारा 138 नंबर, और 138 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है। वर्ण और स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्वर कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, या फिर दोस्तों ध्वनिया कहेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो वर्ण और स्वर को मिला करके बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। 138 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 139 नंबर, और 139 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हलंत का उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यंजन को हमको स्वर रहित दिखाना है तो उसमें हलंत का प्रयोग करेंगे, यानी कि 139 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मैसेज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको यदि किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इन सभी चीजों का ग्रुप और चैनल मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको बेनिफिट इस बात का होगा, इन सारे क्वेश्चनों को वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है दोस्तों, और आपका किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो वहां पे भेज करके उसका सोल्यूशन भी दे दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 139 के बाद दोस्तों 140 नंबर, और 140 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहां पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। अब दोस्तों शक्ति दिया गया है, एक शब्द दिया गया है शक्ति। अब सही विशेषण वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, यानी कि 140 का अगर हम देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 141 नंबर, और 141 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। अब रेखांकित शब्द यहाँ पे हमारा देखो कोई शब्द दिया गया है, कोई आपसे मिलने आया है। अब दोस्तों कोई आपसे मिलने आया है तो ये क्लियर नहीं है कि कौन व्यक्ति आए हैं, कौन आया है, तो यहाँ पे अनिश्चित है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि 141 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 142 नंबर, और 142 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना दोस्तों प्रिय प्रवास है, यानी कि 142 का हम देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 142 के बाद दोस्तों हम लोग 143 नंबर पे आ जाएंगे, और 143 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सी है। तो दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है हमारा मैला आंचल। कौन सा दोस्तों, हमारा मैला आंचल, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मधुशाला को अगर देखें दोस्तों, ये सारे मधुशाला, मैला आंचल, मुद्रा राक्षस, मृगनयनी सभी पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनमें से किसी को भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ कौन किसके लिए है। फणीश्वरनाथ रेणु दोस्तों इन्होंने अपना उपन्यास कौन सा लिखा है, मैला आंचल, जो कि बहुत फेमस उपन्यास है दोस्तों। मधुशाला अब आता है, मधुशाला को दोस्तों यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन यहाँ पे दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन हो गए। मुद्रा राक्षस दोस्तों है, मुद्रा राक्षस का जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद हो गए। और यहाँ पे मृगनयनी का दोस्तों है, ये है वृंदावन लाल शर्मा, यानी कि वृंदावन
लाल शर्मा, वृंदावन लाल शर्मा, ये दोस्तों हैं। तो सभी का पता हो गया। मधुशाला कौन लिखा है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। मैला आंचल फणीश्वरनाथ और मुद्रा राक्षस भारतेंद्र हरिश्चंद्र। मृगनयनी वृंदालाल शर्मा। आगे देखेंगे 143 बार दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं डॉट डॉट होते हैं। किस में नहीं होते हैं? क्रिया में नहीं होते, अवयव में नहीं होते, शब्दांश में नहीं होते, सर्वनाम में नहीं होते। तो शब्दांश में नहीं होते हैं दोस्तों। 144 का देखा जाएगा तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 144 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 145 नंबर और 145 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मच्छिका, मच्छिका का सही तद्भव रूप दोस्तों मक्खी होता है, यानी कि 145 का डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 145 के बाद दोस्तों हमारा 146 नंबर और 146 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दयामय, परिचय। अब प्रत्यय, प्रत्यय दोस्तों क्या होता है? पीछे लगता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे दयामय, परिचय यानी परि शब्द जो है ये हमारा उपसर्ग है और इसी में हमारा ये प्रत्यय से नहीं बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 146 का यहाँ पे हमारा डी के साथ यानी कि परिचय शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 147 नंबर और 147 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुने। सन्यासी, विपरीत अर्थ मतलब दोस्तों इसका विलोम बताना है। सन्यासी का क्या हो जाएगा दोस्तों? गृहस्थ हो जाएगा, यानी कि 147 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 148 नंबर। 148 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारीच्छा, दोस्तों नारीच्छा यानी कि नारी धन इच्छा, नारी धन इच्छा यानी कि ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों कहां पे दिया गया है? ये ऑप्शन ए पे मौजूद है, इसलिए दोस्तों 148 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 148 के बाद दोस्तों 149 नंबर और 149 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, अब दोस्तों नियत शब्द बताया गया है, नियत का सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा निश्चित, यानी कि 149 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द दोस्तों? निश्चित, यही हमारा क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों आज का इस वीडियो का और आज के हमारे सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर, दोस्तों शरीर में कलेवर, बिटप, पद्मा और महिला, शरीर का सही अर्थ वाला शब्द यानी कि शब्दों का सही समान अर्थ वाला, शरीर का समान अर्थ वाला क्या बन जाएगा दोस्तों? कलेवर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो 150 का भी हमारा ए के साथ यानी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कलेवर। इस क्वेश्चन को हम राइट ए करेंगे। और दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं से समाप्त होता है। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।